नहीं, अगले वीक में ही होगा। हाँ, दिवाली से पहले तो हो ही जाएगा यार। हाँ हाँ, उससे पहले तो, अरे बस साउंड वेव बचा है उसमें। देखो डॉपलर इफेक्ट तो उन्होंने हटा ही दिया, तो अब साउंड वेव में एक वो है ऑर्गन पाइप और एक बीट्स, दो ही टॉपिक तो बचे हैं, एक दो क्लासेस में हो जाएगा मैक्सिमम। हाँ, तो स्टेशनरी वेव हम लोग कर रहे थे, है ना। और नहीं आ रही आवाज ऊपर तो, अब आ रही है, ठीक है, चलो ठीक है। तो स्टेशनरी वेव का ना मैंने एक इक्वेशन आपको लिखवाया था। क्या था वो इक्वेशन? 2a साइन kx प्लस 5/2 और cos, ये था, है ना। ये वेव कब बनती है? ये तब बनती है जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में जाएं और वो एक दूसरे से टकराएं, है ना। अब ऐसा कब होता है, ऐसा कहां हो सकता है? ऐसा ज्यादातर होता है उन जैसे मान लीजिए गिटार है। अब गिटार में एक स्ट्रिंग होती है जो दोनों तरफ से बंधी होती है। कोई पर्सन क्या करता है, जैसे ये स्ट्रिंग है दोनों तरफ से बंधी है, अब कोई पर्सन इसको ऑसिलेट कर रहा है, तो क्या होता है कि दो वेव बनती है, एक वेव ऐसे बनती है और एक वेव ऐसे बनती है, टकरा के वापस लौटती है। ऐसी एक इधर जाती है, टकरा के वापस लौटती है, और जो दोनों वेव वापस लौटती हैं वो आपस में सुपरपोजिशन करती है, तब बनती है स्टेशनरी वेव। तो जितने भी स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट है ना, उन सब में ये स्टेशनरी वेव बन रही होती है। अच्छा, एक बात और है, जितने भी स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट है, चाहे सितार हो चाहे वो, उनमें सब में स्ट्रिंग जो है वो दोनों तरफ से बंधी होती है। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो नहीं होता ना जिसमें ऐसे पकड़ के उसे नहीं होता ऑब्वियसली, है ना। या तो ये एक स्पेशल केस है, एक ऐसी स्ट्रिंग जो दोनों तरफ से बंधी। इसका एक कॉमन नाम दिया गया है सोनोमीटर वायर। तो जो सोनोमीटर वायर है ना, ये एक ऐसा वायर विच इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। इस वायर पर ही ये वाली वेव बनती है। और वैसे ये वेव एक और जगह बनती है, वो होता है ऑर्गन पाइप। तो अगर हम ये वाला ध्यान से पढ़ लेना, तो वो ऑर्गन पाइप वाला तो बहुत ही आसान हो जाता है, उसमें बिना कोई डेरिवेशन किए, बिना कुछ किए ही वो समझ में आ जाता है। ठीक है, तो सोनोमीटर वायर ऐसा वायर जो दोनों तरफ से बंधा हो। ठीक है, अब ये है वो वायर, देखिए ये है वो वायर जो दोनों तरफ से बंधा है। ठीक है, अब इस वायर में आप कहीं पे भी ऐसे मार सकते हैं जहां आपकी मर्जी हो। जिस पॉइंट को आप चाहें, जैसे ये पॉइंट है, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, कर सकते हैं आप चाहें तो, है ना। इसको ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, इसको ले जा सकते हैं। लेकिन जो ये वाला एंड है जो बिल्कुल दीवार से बंधा है, अगर आप उसको खींचे तो क्या वो ऊपर चला जाएगा? नहीं जाएगा, है ना, और ना ही नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, जिसको हम x इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं, ये पॉइंट कभी भी ऊपर या नीचे नहीं जाता। मतलब इसका जो y है ना, वो हमेशा 0 होता है। क्या ये पॉइंट समझे? अच्छा, अब अगर इस वायर की लेंथ l है, तो जो ये वाला पॉइंट है जिसके x की वैल्यू l है,
वो भी देखो ऊपर या नीचे नहीं जा सकता। तो हमें उस वेव को इस वायर पे अगर फिट करना हो तो इस वायर की दो शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली शर्त यह है कि जब x 0 है तो y भी 0 होना चाहिए, और दूसरी ये है कि जब x l है तो भी y 0 होना चाहिए, है ना। और एक साथ दोनों शर्तें माननी, ऐसा नहीं कि एक मान ली दूसरी नहीं मानी, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनाना चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे, कि जब x 0 तो भी y 0, और जब x l तो भी y 0। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये इक्वेशन है। अब देखो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2a साइन, ठीक है, सिर्फ देखते जाना, एक बार अगर समझ में आ जाए तो बहुत सिंपल हो जाता है। ये देखो ये है, क्या कंडीशन माननी है इसको, पहली कंडीशन ये है कि जब x 0 तो y 0। तो क्या करें, हम इस इक्वेशन में x को 0 रख देते हैं और y को भी 0 रख देते हैं। रखो, देखो क्या होता है, y को 0 रख दिया, 2a साइन, x को भी 0 रख दिया, 5/2, और cos, टाइम के बारे में तो कुछ कहा नहीं, तो टाइम को वैसे ही रहने दो। ये देखो, ये समझे, तो ये बना। अब यहां पर आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 0, और राइट हैंड साइड पर 1 2 3 और 4 चीजों का प्रोडक्ट है प्रोडक्ट, 2a साइन 5/2 और cos e वाला, 4 चीजों का प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट आ रहा है 0, तो चारों में से कम एक चीज तो 0 होनी चाहिए ना। अब देखो 2 तो 0 हो नहीं सकता, ए का मतलब है जो वेव थी जो ऐसे आ रही थी उनका एम्पलीट्यूड, तो उनका भी कुछ एम्पलीट्यूड तो था ही, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो इन दोनों में से कोई 0 हो सकता है। लेकिन ये जो कॉस है ना, इसके अंदर क्या है कि ये टी है, टाइम क्या होता है, बदलता जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5, अगर टाइम बदलता जा रहा है तो ये वाली वैल्यू भी बदलती जाएगी, तो हमेशा 0 नहीं हो सकती, अगर एक बार 0 हुई तो हो सकता है अगली बार कुछ और हो जाए। तो एक ऐसी चीज है जिसको हमेशा 0 होना चाहिए, क्योंकि बाकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम कहेंगे पहली कंडीशन ये आई कि जो साइन 5/2 आया ना वो 0 आ गया, ये सेटिस्फाई होना ही चाहिए अगर हम उस वायर पे बनाना चाहते हैं तो। अब आप मुझे बताइए किस एंगल का साइन 0 होता है, 0 का ही, सही बात है। तो हम ये जो 5/2 है इसको 0 रख देते हैं, तो 5 कितना आ गया, मतलब पहली कंडीशन जो माननी है उस इक्वेशन को वायर की, वो ये है कि फाई क्या होना चाहिए, 0, तो रख देते हैं फाई 0। फाई 0 रखो तो इक्वेशन क्या बन गई, 2a साइन kx cos ओमेगा टी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन मान ली गई कि x 0 पर y 0, इसमें अगर x 0 रख दो ना तो साइन 0 0 हो जाता है, तो y 0 हो जाता है। लेकिन एक और कंडीशन माननी है, कौन सी, क्या शिवांगी, कौन सी इक्वेशन माननी है दूसरी, बताओ कौन सी कंडीशन माननी है। x जब l हो तो y 0, तो अब अगली कंडीशन मनवाते हैं, किससे, इससे, क्योंकि ये पहली कंडीशन मान चुका है। तो हम यहां लिखते हैं कि y का जो नया फॉर्मूला आया था वो ये आया था, ये। अब इसमें हमें लिखना है कि जब x की वैल्यू l हो, l मतलब लेंथ,
तो y कितना होना चाहिए, तो रख दो, x की जगह रख दो l और y की जगह रख दो 0। तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 2a साइन के एल कॉस ओमेगा टी। अब यहां फिर से वही हो गया, लेफ्ट हैंड साइड तो 0 आ गई, लेकिन जो राइट हैंड साइड है वहां पर एक आया 2, एक आया a, एक आया साइन के एल और एक आया कॉस ओमेगा टी। चारों में से कम कोई एक चीज तो 0 हो, तभी तो प्रोडक्ट 0 हो पाएगा। तो 2 तो 0 हो नहीं सकता, a मतलब एम्पलीट्यूड वो भी 0 नहीं हो सकता, तो 2 ही बचे। कॉस के साथ फिर ये दिक्कत है कि उसमें ओमेगा टी लिखा है, तो टी तो वेरी करता रहता है, तो वो भी हमेशा 0 नहीं हो सकता। तो एक ही कंडीशन बचती है कि जो साइन के एल वो 0 हो जाए, है ना। किसका साइन 0 होता है, 0 का। तो के एल हो गया 0, मतलब कि लेंथ जो आनी चाहिए वायर की वो, पर ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना यार। तो इसका मतलब हम कहेंगे भाई ये तो गलत है कंडीशन। तो कोई बात नहीं, के एल 0 की जगह अगर 180 डिग्री हो जाए तो साइन 180 भी तो 0 होता है, 360 हो जाए तो साइन 360 भी 0 होता है। तो यानी ये पहली कंडीशन तो नहीं, लेकिन और भी कंडीशन लिख सकते हैं कि के एल या तो पाई हो जाए, या 2 पाई हो जाए, या 3 पाई हो जाए, मतलब कोई n पाई हो जाए, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, बस 0 ना हो, n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब k कितना होता है, लिखा है के एल इज इक्वल टू n पाई। k क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक बार, 2 पाई बाय लैम्डा। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो l आ गया। तो ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन माननी पड़ेगी कि l की वैल्यू n लैम्डा बाय 2, बस n 0 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो स्ट्रिंग ने कहा कि अगर तुम मेरी दूसरी कंडीशन मान लो कि तुम्हारी लेंथ n लैम्डा बाय 2 हो, तो स्टेशनरी वेव मुझ पर फिट हो सकती है। n की वैल्यू बस 0 ना हो, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसको भी कर लीजिए कॉपी, ये लो, इससे भी पिछली, ये लो, इससे भी पिछली, अच्छा अगली। क्या सोनोमीटर वायर क्यों कहते हैं, सोनोमीटर एक डिवाइस थी, हाँ उसमें वही वायर जो होता है ना वो दोनों तरफ से बांध दिया जाता है। नहीं किसी भी चीज के लिए यूज करें, लेकिन जो जितने इंस्ट्रूमेंट है ना, उन इंस्ट्रूमेंट्स को जो बनाया गया है ना, वो यही लॉजिक लगा के बनाया गया ना कि दोनों तरफ से बंधा हुआ है वायर। तो अगर कोई अब से ये कह दे कि सोनोमीटर वायर, तो समझ जाना कि दोनों तरफ से बंधा है।
साई, ये साई होता क्या है? फाई, फाई एन पाई, हाँ हो सकता था। फाई 180, 5/2 अगर 180 होता तो फाई होता 360, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। साई पता है ये होता है यार, ये साई होता है, ठीक है, मतलब हाँ ये वाला समझ गए ना, ये वाला। अब इस इक्वेशन में दूसरी रखी हमने कंडीशन, क्योंकि ये वो इक्वेशन है जो पहली कंडीशन ऑलरेडी मान चुकी है, तो अपन चाहते हैं कि दोनों कंडीशन मानी जाए, ठीक। कुछ आया समझ में? एल की वैल्यू एन लैम्डा बाई 2 आई, एन 0 नहीं हो सकता, बाकी सबसे छोटी वैल्यू 1 से स्टार्ट हो सकती है। हो गया क्या? तो इसका मतलब समझिएगा, एल की वैल्यू एन लैम्डा बाई 2 का, एन 0 नहीं हो सकता, सबसे छोटी वैल्यू जहां से स्टार्ट हो सकता है वो है 1। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू एन की होती है 1, तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं, क्योंकि वो सबसे छोटी वैल्यू है ना। क्या कह देते हैं? फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल सबसे छोटा, एन 1। अगर मान लीजिए एन हो गया 1, तो एल की वैल्यू जो एन लैम्डा बाई 2 थी, एन हो गया 1, तो ये हो जाएगी, बताइए। लैम्डा बाई 2, लैम्डा का क्या मतलब होता है? पूरी वेव, है ना। लैम्डा बाई 2 में सिर्फ आधी वेव मिल सकती है, तो या तो जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को ये बात समझ में आ गई कि भाई मेरी लेंथ आधी वेव के बराबर हो सकती है, यानी या तो मैं देखो, पहले तो स्ट्रिंग ऐसी थी, लेकिन अगर स्ट्रिंग ये कहेगी कि मेरी लेंथ आधी वेव के बराबर हो सकती है, तो हमें कभी कभी तो वो सिर्फ क्रेस्ट के फॉर्म में नजर आएगी, सिर्फ ऐसे। अगर कोई आदमी फोटो खींचने लगे ना स्ट्रिंग की, तो कभी उसे ऐसे दिखेगी स्ट्रिंग, कभी कभी उसे स्ट्रिंग ऐसी दिखेगी। तो होता क्या है कि स्ट्रिंग, जैसे ही स्ट्रिंग को लगता है ना कि स्टेशनरी वेव आ गई, स्ट्रिंग ऐसे ऑसिलेट करने लगती है, देखो ऊपर फिर नीचे फिर ऐसे ऐसे। अब ये जो ऑसिलेशन होते हैं ना, ये इसमें कोई आगे या पीछे नहीं जा रही वेव, रुकी हुई है एक जगह, बस पार्टिकल ऊपर गए फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। अब ये इतनी तेजी से ऑसिलेट होते हैं, जैसे पंखा तेजी से चल रहा हो तो आपको उसकी जो पंखुड़ियां हैं वो अलग अलग नहीं दिखती, आपको पूरा ही सर्कल दिखने लगता है। तो इतनी तेजी से करते हैं कि हमको ना ऐसे पूरा एक लूप बना हुआ दिखता है। पर अगर कोई आदमी फोटो खींचना शुरू करे ना, तो कभी उसे स्ट्रिंग ऐसी दिखेगी, फोटो में ऐसी आएगी, फिर कभी ऐसी आ जाएगी, फिर कभी ऐसी, फिर ऐसी, इस तरीके से। समझ पा रहे हो लॉजिक? फंडामेंटल मोड, जिसमें हमें सिर्फ एक लूप दिख रहा है, असल में वो लूप है ही नहीं, वो स्ट्रिंग कभी ऐसे है, कभी इधर है, फिर कभी ऊपर, फिर कभी नीचे, कभी कभी सीधी भी है, ठीक है। अब इस केस में चूंकि एल है लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा कितना होगा? 2L। अब आपने ये फॉर्मूला तो सुना ही है, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा।
तो v क्या हुआ, तो यहां से f बन गया v/2l। अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कौन से मोड की है, फंडामेंटल मोड की, तो इसीलिए इस फ्रीक्वेंसी को हम f0 कह देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसी में एक चीज और, v/2l लिख दिया। v का मतलब कि वो जो वेव थी ना जिनसे ये बनी थी उनकी वेलोसिटी, उस वेलोसिटी का एक फॉर्मूला था, कल अपन ने पढ़ा था, √T/μ। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला और आ गया, 1/2l √T/μ। तो फॉर्मूला समझ में आया, याद ही करना है, एक तो v/2l और एक 1/2l √T/μ। अच्छा, इसको देखिए f0 या f0 से रिप्रेजेंट किया है, तो f0 के बाद अगला नंबर आना चाहिए f1, फिर आना चाहिए f2, फिर आना चाहिए f3, ऐसे करके आना चाहिए, है ना। n कितना है, 1, सबसे छोटा नंबर। क्या लेंथ लैम्डा होनी चाहिए, लेकिन लेंथ तो λ/2 है। कैसे, लेंथ n λ/2 थी, n हो गया 1। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, जो वेलोसिटी थी ना, वेलोसिटी, कल पढ़ा था ना अपन ने फॉर्मूला। बताओ समझ में आया ये, कोई डाउट? ठीक, करें आगे करें। फंडामेंटल मोड जब n 1 पे होता है, अगर आप n की अगली वैल्यू रख देना 2, n की वैल्यू रख दे 2, फंडामेंटल के बाद जो अगला नंबर होता है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन का मतलब क्या होता है यार, देखो सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ओवरटोन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे एक चादर है, अगर वो बिल्कुल सीधी आपने बिछा दी तो वो फंडामेंटल है। अब आपने क्या किया, इधर से पकड़ा और ऐसे कर दिया, तो एक बार मोड़ा ना, तो ये हो गई फर्स्ट ओवरटोन। अब इसमें भले ही 2 लेयर हो, लेकिन ये पहली बार मोड़ा है, फिर एक बार और मोड़ दो तो वो बन जाएगी सेकंड ओवरटोन। तो फंडामेंटल के बाद जो पहला, भले ही उसमें लेयर कितनी भी आती जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो n की वैल्यू 2, यानी 1 के बाद अगला फर्स्ट ओवरटोन। अब इसमें l कितना होगा, l होगा n λ/2, यानी 2 λ/2, यानी लैम्डा। लैम्डा का मतलब पूरी वेव। तो स्ट्रिंग को ये समझ में आ गया कि मेरी लेंथ इस केस में एक पूरी वेव के बराबर हो सकती है। मतलब ये अगर है स्ट्रिंग, तो कभी कभी तो हमें ऐसा दिखेगा स्ट्रिंग, यहां क्रेस्ट दिखेगी आधे हिस्से में और आधे हिस्से में ट्रफ दिखेगी, क्योंकि पूरी वेव दिखनी है ना। फिर आप ऐसे फोटो खींचते जाए तो हो सकता है कभी आपको ऐसा दिख जाए कि यहां आपको ट्रफ दिख जाए, मतलब या तो ऐसा दिखेगा या फिर ऐसा।
अब ये इतनी तेजी से ऑसिलेट होता है कि हमें 2 लूप दिखने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि असल में 2 लूप हैं, इसका मतलब ये है कि एक क्रेस्ट है और एक ट्रफ है। बिल्कुल होता है। हर जगह यार, हर जगह जहां स्ट्रिंग है वहां ऐसा हो सकता है। अभी मैं प्रैक्टिकली भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, खुद करके नहीं दिखाऊंगा यार, वीडियो दिखा दूंगा, है ना। थोड़ी किसी पे नहीं, हमारे ऊपर डिपेंड करती है। हम जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से अलग अलग बना सकते हैं, फंडामेंटल बना सकते हैं, फर्स्ट ओवरटोन भी बना सकते हैं। अच्छा अब देखिए, इसमें एल है लैम्डा के बराबर। अब आपने ये तो सुना ही है, तो वी बन गया, एफ और लैम्डा की जगह एल लिख दें तो एफ कितना आ गया, वी बाय एल आ गया। देखिए आ गया वी बाय एल। क्या ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है? बिल्कुल नहीं, वो तो वी बाय 2एल थी। अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए ये जो वी बाय एल है ना, आप एक 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दें, एक 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो v बाय 2एल है ये क्या है? फंडामेंटल। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को 2 से मल्टीप्लाई करें, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें? 2 से, तो आपको ये वाली फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो हाँ लिखना हो लिख दो, वैसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये जो आया है ना, इसको 2 से, जो ओरिजिनल था फंडामेंटल, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर ही आ रहा था। तो वो नंबर जिससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उस नंबर को कहा जाता है हार्मोनिक। तो ये 2 लिखा है ना, इसलिए इसी फर्स्ट ओवरटोन को हम एक नाम दे देते हैं सेकंड हार्मोनिक। सेकंड मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्स्ट हार्मोनिक भी कह सकते थे, लेकिन वो तो फंडामेंटल नाम ही, पर कह सकते थे बिल्कुल, है ना। तो थर्ड हार्मोनिक कह देंगे। हाँ बिल्कुल। अब जैसे फंडामेंटल के बाद अगला नंबर फर्स्ट ओवरटोन हो गया, उसके बाद जो अगला नंबर होना चाहिए उसको ये कहना चाहिए सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन का मतलब एन की अगली वैल्यू, यानी 3, 1 के बाद दूसरे नंबर का, ठीक है। तो इसमें एल कितना होना चाहिए? देखो 3 बार लैम्डा बाय 2 आ गया, तो स्ट्रिंग इस बात को समझती है कि लैम्डा बाय 2 में या तो क्रेस्ट मिलती है या ट्रफ। तो हो सकता है पहले क्रेस्ट मिले, फिर ट्रफ मिले, फिर क्रेस्ट मिले, या फिर ये भी हो सकता है थोड़ी देर के बाद क्रेस्ट बन गई ट्रफ, ट्रफ बन गई क्रेस्ट, क्रेस्ट बन गई ट्रफ। तो इस केस में हमें ऐसा फील होगा कि स्ट्रिंग 3 हिस्सों में ऑसिलेट कर रही है। आया समझ में? अब इस केस में चूंकि एल है 3 लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा कितना बन गया? 2l बाय 3, है ना, 2l बाय 3 बन गया। तो v क्या होता है? f लैम्डा। तो v बन गया f लैम्डा कितना? 2l बाय 3। तो f कितना आ गया? 3v बाय 2l। ये समझे? 3v बाय 2l। अब आप खुद ही मुझे बताइए फंडामेंटल को किससे मल्टीप्लाई करके ये आएगी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाय 2l थी ना, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम ये लिख सकते हैं ना, 3f0। तो दिस इज नोन एज हार्मोनिक। हुआ क्लियर? हुआ? बताइए। तो हार्मोनिक का मतलब है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ओवरटोन का मतलब है कि फंडामेंटल के बाद कौन से नंबर का है ये, फंडामेंटल के बाद पहले नंबर का, फर्स्ट ओवरटोन।
हाँ, थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन हो गया, सॉरी सेकंड ओवरटोन हो गया। आया लॉजिक समझ में स्टेशनरी वेव का? जब हो जाए तो बताना, कर लो। डन हो गया। तो अगर हम यहां पे एक जनरल लिख दें, nth हार्मोनिक, तो nth हार्मोनिक का सिंपल सा ये मतलब हुआ कि इसकी फ्रीक्वेंसी n टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी n v/2l होगी, v/2l। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी n/2l अंडर रूट t/μ होगी। v को लिख दिया √t/μ। अच्छा, ये भी लिख सकते हैं कि ये जो केस है ना, इसमें l यानी स्ट्रिंग की लेंथ n λ/2 के बराबर होगी, n λ/2। अच्छा, एक और पॉइंट ये हो गया कि nth हार्मोनिक का मतलब है n-1th ओवर 2। और एक और पॉइंट कि इस केस में जो स्ट्रिंग है ना, इट oscillates in n लूप्स। इसमें जो स्ट्रिंग है वो n लूप्स में ऑसिलेट करती है। जैसे अभी आपने थर्ड हार्मोनिक बनाया होगा, उसमें कितने लूप थे आप देख लीजिए, 3। सेकंड हार्मोनिक में कितने थे? 2। फर्स्ट हार्मोनिक मतलब सॉरी सेकंड हार्मोनिक वो है जिसकी फ्रीक्वेंसी डबल है, थर्ड क्या है? ट्रिपल है। तो फ्रीक्वेंसी यदि बढ़ती जाए तो लूप बढ़ते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई तो लूप बढ़ते जाएंगे, है ना? देखते हैं अगर इस पे कोई वीडियो मिल जाए ना, मैंने भेजा था, ये है देखो, ये वाला, इसको देखते हैं अपन, ये चलता भी है कि नहीं। ये क्या है? हैं? इन इनकॉग्निटो पे अच्छा, वैसे नहीं चलेगा है? अच्छा, लॉगिन के बाद ही चलता है क्या यूट्यूब? नोट नाउ कर दें तो? इससे चल सकता है। इनकॉग्निटो पे कैसे खुलता है यार, मुझे तो पता है। अच्छा, यहाँ पे है। अच्छा, ये
यार तो कुछ ज्यादा ही टाइम पास हो गया ना, तो इसको कॉपी कर ले हैं, ओपन लिंक इन इनकॉग्निटो। हाँ चल गया। तो यार अब नीचे नहीं पता है, आती है फुल है आवाज। किससे? देखो अब ये देखो, इसमें ये समझाना चाह रहा है कि जब वो यहाँ से वेव को भेजता है तो वो वेव वापस लौट के आती है, पहले तो वो ये समझा रहा है, ठीक है। ये देखो पर्सन ने बिल्कुल भी अपने हाथ में नहीं हिलाया, तो ये फिक्स्ड एंड है, वेव भेज रहा है, वो लौट के आ रही है, क्रेस्ट ट्रफ की तरह और ट्रफ क्रेस्ट की तरह, है ना। अब यदि कंटिन्यूअस भेजते रहे तब स्टेशनरी वेव बन सकती है। इसमें लिखा है पीक मतलब क्रेस्ट, वैली मतलब ट्रफ हो गई। ये उसको अब ऑसिलेट कराएंगे। ये देखिए अभी, ये देखो ये फंडामेंट है ना। अब इसमें आप उसके हाथ को देखिएगा, वो अपने हाथ को धीरे धीरे हिला रहा है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है, ठीक है। अब वो अगर अपने हाथ को ऐसे तेजी से हिलाना शुरू कर दे, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। नहीं, वो तो अपने हाथ को ऊपर और नीचे ले जा रहा है, वेव बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, ऐसे हाथ को ऊपर और नीचे। अगर वो देखो आप तेजी से, ये देखो, देखो क्या किया, सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ा। अब यदि वो फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ा दे तो सेकंड हार्मोनिक की जगह, देखो इसमें क्या आपको लग रहा है कि दो लूप है, नहीं, इसमें स्ट्रिंग ही कभी क्रेस्ट है कभी ट्रफ है। देखो और यदि तेज किया जाए इसको, देखो अब वो अगर और तेज इसको ऑसिलेट कराए, उसको सिर्फ क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा है। जब वो बिल्कुल मैच करेगा ना वो एन वी बाई टू एल के, तभी बन सकती है। ये देखिए ना, इसमें देखो पहले क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट, ना ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ, इस तरीके से बन रहा है, समझ गया ना लॉजिक? हाँ, क्योंकि वो फिक्स्ड एंड है ना, अगर अगर ये भी ऑसिलेट करता है तो मूवेबल एंड बन जाएगा। चार बन गई, वो डिपेंड करता है सिर्फ वो कितनी तेज ऑसिलेट कराता है। ठीक है चलो, है ना। तो मतलब लॉजिक समझ में आ गया ना। अब देखो एक चीज और, जैसे फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, है ना। अगर आप फर्स्ट हार्मोनिक को देखें, ऐसे है ना स्टेशनरी वेव, ऐसे ये ये था क्या, फंडामेंटल, फंडामेंटल था ये। अब जब ये वेव यहां नहीं थी, तब ये स्ट्रिंग ऐसी थी, अब देखिएगा ऐसी, स्ट्रिंग के बहुत सारे पार्टिकल हैं। आप देखिए जो ये वाला पार्टिकल है जो बिल्कुल किनारे पे था, ये तो कहीं कुछ कर ही नहीं रहा, रुका हुआ है। इसके बगल वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे नीचे इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। उसके बगल वाला और ज्यादा ऊपर गया, उसके बगल वाला और ज्यादा ऊपर, समझ पा रहे हो? ये देखो और ज्यादा ऊपर गया ये देखो। तो हो क्या रहा है कि हर पार्टिकल ऑसिलेशन तो कर रहा है,
लेकिन हर एक के ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है ना वो अलग अलग है। इस तरीके से किसी का एम्पलीट्यूड कम है, किसी का ज्यादा है। तो जो स्टेशनरी वेव है ना उसकी एक खास बात होती है कि उसमें ना सारे पार्टिकल ऑसिलेशन करते हैं, सब के सब एक साथ ऊपर जा रहे होते हैं, सब के सब एक साथ नीचे आ रहे होते हैं, लेकिन बस सबका एम्पलीट्यूड अलग होता है। जो वेव होती है, जो वेव चलती है, देखो ये क्रेस्ट, इसका अगर ए है तो ये वेव जब चलती है ना तो ये हर पार्टिकल को ए ही ऊपर ले जाती है। ये वो है ट्रेवलिंग वेव, वो है स्टेशनरी वेव। वो वेव जब चलती तो है ही नहीं, वो ऐसे ऊपर या नीचे जा रही है ना, वो हर पार्टिकल को एक बराबर ऊपर नहीं ले जाती। यही फर्क है ट्रेवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव। इसमें आप देखिए कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिनका तो एम्पलीट्यूड 0 ही है, कुछ ऐसे हैं जिनका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं कि इन स्टेशनरी वेव्स all particles perform SHM with different एम्पलीट्यूड्स। समझ गए लॉजिक? हर पार्टिकल एसएचएम करता है, लेकिन हर पार्टिकल के एसएचएम का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। जबकि ट्रेवलिंग वेव जो होती है ना, जो चलती है, उसमें हर पार्टिकल एसएचएम करता है विथ सेम एम्पलीट्यूड। कोई डाउट? तो कुछ ऐसे भी पार्टिकल हैं जिनका एम्पलीट्यूड बिल्कुल ही 0 है। जैसे आप देखिए, ऐसा नहीं लग रहा बढ़ता गया फिर कम होता गया। तो ये जो पार्टिकल्स है ना जिनका एम्पलीट्यूड बिल्कुल ही 0 है, इनको हम लोग कहते हैं नोड्स। तो एक नोड ये है, एक नोड वो है। तो यहां पे हम लिख देते हैं पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग के वो पार्टिकल्स विच आर ऑलवेज एट रेस्ट आर कॉल्ड नोड्स। स्ट्रिंग के वो पार्टिकल जो हमेशा रुके रहते हैं, जिनका एम्पलीट्यूड 0 है, तो चल ही नहीं पाते, उन्हें कहते हैं नोड। आप खुद ही देख सकते हैं, दो नोड के बीच में या तो एक क्रेस्ट बनती है या एक ट्रफ बनती है ना। तो इसका मतलब लैम्डा बाय 2 ही तो डिस्टेंस है। तो लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive nodes is lambda by 2. डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive nodes is lambda by 2। ये समझ में आया? अच्छा, अब ये जो दो नोड है ना, इनके बिल्कुल बीच में जो पार्टिकल है, आप देखिए उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है। तो यहां लिख देते हैं
नहीं नहीं, अब जैसे जो दो लूप थे, दो लूप यानी फर्स्ट सेकंड हार्मोनिक, उसमें 3 नोड आ गए थे। ये तो एक लूप में बता रहे हैं, अब 2 लूप हो तो 1 2 3 नोड आ गए, 4 लूप हो तो 1 2 ऐसे करके, समझ लो, 3 लूप हो तो 4 आ गए, 3 नोड आ गए। हाँ 0 तो रहेगा, सही है ना। अच्छा अब देखो एक पॉइंट और, कि द मिड पॉइंट ऑफ 2 नोड्स, जो 2 नोड्स का जो मिड पॉइंट होता है ना, उसको हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड एंटी नोड। उसको क्या कहा जाता है, एंटी नोड। क्यों एंटी नोड कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ऊपर चला जाता है। यहां लिख देते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ एंटी नोड इज मैक्सिमम। जो एंटी नोड होती है उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। आ रहा है, समझ में आ रहा है, नोड और एंटी। हाँ नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कह रहे हो ना, λ/4 होगा, सही। नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस λ/4 होगा ना, सही है। लेकिन अगर कोई भी पॉइंट हो, भाई कोई जरूर थोड़ी नोड हो एंटी नोड हो, कोई भी पॉइंट हो सकता है, हर पॉइंट का एम्पलीट्यूड अलग है। तो एक जनरल फॉर्मूला है कि y का क्या फॉर्मूला था, 2a sin kx cos ओमेगा t, ये था ना फॉर्मूला। तो ये जो एम्पलीट्यूड अपन लेते हैं ना, एम्पलीट्यूड, ये जो स्टेशनरी वेव है ऐसी, इसमें ये तो है नोड, मान लो एक पॉइंट है P जो कि नोड से x डिस्टेंस पर है, तो ये पॉइंट ऐसे ऊपर जाएगा, कुछ सपोज A1 के बराबर है ना, फिर इधर जाएगा A1 के बराबर। तो हमसे पूछते हैं कि बताइए इस A1 की वैल्यू कितनी होगी। तो इस A1 की जो वैल्यू होगी ना, वो होगी 2a sin kx। अच्छा जो एंटी नोड होती है ना, जो बिल्कुल बीच में होती है, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है ना, ये होता है 2a। बस सिर्फ इतना ही है स्टेशनरी वेव, ठीक है। एक बार आप वो डिपेंड करता है, जैसे चलो एक चीज करते हैं, एंटी नोड का नोड से कितना डिस्टेंस है, λ/4 है ना। तो हम यहां लिखते हैं कि फॉर एंटी नोड, मान लो कोई कहे कि एंटी नोड का आप ये तो बताइए कि एम्पलीट्यूड 2a कैसे आया। तो हम कहेंगे देखो जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, 2a sin kx। अब एंटी नोड के लिए x कितना है, λ/4। तो a1 आया 2a sin k इंटू λ/4। तो 2a sin k क्या होता है, 2π/λ होता है। तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, देखो π/2 आ गया अंदर, sin π/2 sin 90 1 हुआ। तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई, आगे 2a। वो तो टाइम के साथ वेरिएशन दिखा रहा है ना,
ये तो एम्पलीट्यूड बता रहा है कि वो कितना ऊपर तक जा सकता है, सिर्फ एम्पलीट्यूड है ना, वाई थोड़ी है, एम्पलीट्यूड है। A1 2A से कम होना चाहिए। जैसे मान लो कोई हमसे पूछे कि एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा पॉइंट है जो नोड और एंटी नोड के बिल्कुल बीच में लाई करता है, एक ऐसा पॉइंट है जो नोड और एंटी नोड के बिल्कुल बीच में लाई करता है, मान लीजिए यही पॉइंट, ठीक है, तो ये कितनी दूरी पर होगा आप बता सकते हैं यहां से? तो इस λ/8 ना, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो बस हमें क्या करना है, हमें यहाँ x की जगह λ/8 रखना है, तो देखें कितना आएगा। यहां लिख देते हैं मिड पॉइंट ऑफ नोड एंड एंटी नोड, ये आया 2a साइन, k को तो लिख दिया 2π/λ और x को लिख दिया λ/8। तो साइन π/4, साइन π/4 क्या होता है? 1/√2 होता है, तो 2a और 1/√2, तो ये आएगा a√2। ए नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता कि वो है तो आधा हो जाए, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना आया? a√2। बताओ कुछ समझ में आया? एम्पलीट्यूड की ही तो वैल्यू आई है यार, x की वैल्यू तो λ/8 नहीं है। आ रहा है कुछ समझ में या नहीं आ रहा बताओ, कुछ सवाल करें थोड़ा सा क्लियर होगा। और तो जो पहला हिस्सा था ना, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, वो पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अरे भाई कॉस वाला टर्म मल्टीप्लाई करके y आ रहा है, y मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग है, लेकिन हमें सिर्फ उस डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो ये जो है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना यार, ये देखो, ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है a1, तो y ये बन गया ना a1 cos ओमेगा t, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन, इस पे कहीं होगा स्टेशनरी वेव्स। मुझे लगता है इस टाइप का सवाल एग्जाम में भी एक आध आ गया था, है ना? कोई बात नहीं। देखो इन्होंने जो इक्वेशन दे रखा है, आपको देख के उसे लग रहा है ना कि ये स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है, तो आप उसे अपना जो इक्वेशन आपको याद हो 2a साइन kx cos ओमेगा t उससे कंपेयर कराएं, तो ये 2a 5 के बराबर आया। मतलब जैसे जो दो वेव होती थी जो ऐसे आती थी और आपस में टकराती थी, उनका एम्पलीट्यूड a होता था,
उनसे मिलकर जो स्टेशनरी वेव बनी वो ऐसे आई। तो ये 2a 5 के बराबर आ गया। तो उन्होंने आपसे ये पूछा है कि जो वेव आपस में टकरा रही है, सुपर इम्पोज कर रही है, उनका एम्पलीट्यूड क्या है। तो उनका एम्पलीट्यूड तो क्या है 2.5। हुआ क्लियर? बताओ, बस इतना ही था ये सवाल, और तो कुछ था ही नहीं। इसको देखिए, टेंशन पूछी है स्ट्रिंग में। टेंशन तो वेलोसिटी होती है √T/μ। म्यू दे भी रखा है, अगर बस वेलोसिटी मिल जाए तो हो जाएगा, है ना। थर्ड आ रहा है आंसर। वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है यार, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो टी का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 20 पाई, 20 पाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 2 पाई/3। तो आप देखिए जो स्पीड आई उन वेव्स की जो आपस में टकराती हैं वो 30 आ गई, है ना। और म्यू है 20 ग्राम पर मीटर, लेकिन ग्राम नहीं होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो 20/1000 है ना, केजी पर मीटर। 0.02 ये म्यू आ गया। तो v होता है 30 होगा √T अपॉन म्यू 0.02। स्क्वायर कर दीजिए तो 918 आ गया। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए। आया समझ में? करें अगला, करें। हाँ 1:2:3 लिखा है। फर्स्ट लग रहा है। एक सोनोमीटर वायर है, उसे 3 सेगमेंट में डिवाइड करना है ताकि जो तीनों सेगमेंट की फ्रीक्वेंसी हो वो 1:2:3 हो। अब मान लीजिए आपने, देखिए 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, पहले में फंडामेंटल ऐसे चलेगा, दूसरे में भी फंडामेंटल ऐसे चलेगा, और तीसरे में ऐसे चलेगा। इसकी अगर लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, इसकी L3 है, तो इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये होगी। ये सुना है आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इस हिस्से में क्या होगी, इस हिस्से में क्या होगी, ये आएगी। तो इसका मतलब, अच्छा फोर्थ आ रहा है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसीज का रेशियो आया V/2L1:2 V बाय, तो ये आ गया 1:2:3। ये समझे?
फ्रीक्वेंसीज का रेशियो कहा है ना, तो सब v कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, तो 1/L1, 1/L2, 1/L3 ये आया, ये समझे? ठीक है। अब अगर आप इधर रेसिप्रोकल करें तो उधर भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं। मतलब अगर आप लिखें L1 तो यहां लिख सकते हैं 1/1, 1/2, 1/3। अब इनका एलसीएम आप ले लीजिए 6, तो 1 into 6 करके 6 आ गया, 2 3 जा 6 आ गया, 3 2 जा 6 आ गया। तो क्या रेशियो आ रहा है देख लो, 6:3:2। आया समझ में? आया है? नहीं, सिर्फ रेशियो ही तो पूछा था। एक हुआ 6/6, एक हुआ 3/6, एक हुआ 2/6, तो वो सारे 6 कैंसिल हो गए। नहीं समझ में आया? देख लो अगर कोई डाउट हो तो। कोई नहीं, अभी और ऐसे सवाल आएंगे, तो इसको रहने दो अभी, इसको देख लो। तो अब तो आपकी कल भी छुट्टी है और परसों भी छुट्टी है। अच्छा परसों टेस्ट भी छुट्टी है। फिफ्टी हर्ट्ज आ रहा है। यार म्यू दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो वी निकाल लो पहले तो। अच्छा लेंथ भी दे रखी है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/2l होती है। तो पहले तो म्यू कितना है, 9.8/1000 kg/मीटर म्यू। और टी कितना है, 10 kg लिखा है ना, तो 100 न्यूटन, 100 नहीं, इसको फिर 9.8 से कर दो तो 98 न्यूटन आ गया। तो v बन गया √T/μ। तो 100 आ रही है वेलोसिटी, 100 मीटर पर सेकेंड। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो v/2l होती है, 100/2 × 1/2, 50 हर्ट्ज आ गया। सही है, समझ गए? थर्ड सही है, बहुत ही आसान है। हम लोगों ने एल को क्या लिखा था, तो लैम्डा क्या हो गया, आ गया थर्ड ऑप्शन। ठीक,
पूछा है लेंथ क्या नहीं हो सकती, तो लेंथ क्या हो सकती है तो हमें पता है ना। जैसे यहाँ पे ये k लिखा है 2 पाई, इस k को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, तो लैम्डा 1 आ गया, तो l जो है वो ये है, तो n/2 आ सकता है लैम्डा, है ना। अब देखो लेंथ 1 है, n इंटीजर होता है, तो लेंथ को 1 रख के देखो, 1 इज इक्वल टू n/2, n2 आ गया, इंटीजर आना चाहिए। लेंथ को 5/2 रख के देखो, n 5 आ गया, ये भी हो सकता है। लेंथ को 5 रख के देखो, n 10 आ गया, वो भी इंटीजर आना चाहिए। 2 पाई रख के देखो तो नहीं हो सकता, है ना। क्लियर हुआ? ठीक है ना, बाकी करते रहना ट्राई।